हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग PGCIL का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये अगले 20 क्वेश्चन हैं जो मैं इसमें सॉल्व करूँगी। ये एक तरह से रिवीजन वीडियो है, तो बेस्ट है कि आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए पॉज करो और खुद से सॉल्व करो और देखो क्या जो आप सोच रहे हो वो सही सोच पा रहे हो उतने ही सा टाइम लिमिट में, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने लंबा मेथड इसमें यूज़ करने वाले, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट ज़्यादा नहीं है। तो बेस्ट है कि जितना जल्दी हम क्वेश्चन को जल्दी सोच सकें और सॉल्व कर लें हम और आगे बढ़ें। तो इसलिए इसको रिवीजन वीडियो की तरह लेना, 1 सेकंड के लिए पॉज करना, 1-2 मिनट के लिए पॉज करना या फिर आधे सेकंड के लिए पॉज करना और एक बार ट्राई करना खुद से क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज डिमांड if the maximum demand of generation of power is 50 megawatt and the load factor of the plant is 60%। ठीक है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, लोड फैक्टर आपको दिया 60%, 60 अपॉन 100 या फिर 0.6 इज इक्वल टू एवरेज डिमांड निकालनी है। मैक्सिमम डिमांड कितना इसमें दिया है? 50 अपॉन एवरेज। तो सॉल्व कर लो, एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 30 मेगावाट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये वाला फॉर्मूला जो आपको ये है आपको हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यही आपको हर जगह यूज़ होगा, इसको ही यूज़ करना है, इसको याद कर लेना एकदम से। ठीक है, तो आंसर होगा 30 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। What is the use of feed water in the preheated by using flue gases to improve overall efficiency? ठीक है, फीड वाटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग फ्लू गैसेस को ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो प्लांट है, ये कोयल प्लांट की बात की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा कोयल जा रहा है, कोयल जो जा रहा है हमारा बॉयलर में, ठीक है, और बॉयलर से ऐश निकल रही है यहाँ पे कोयल जा रहा है आपका। ठीक है, बॉयलर से फ्लू गैसेस मतलब रिमेनिंग गैसेस, इस गैस को हम वापस से भेजते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये गैसेस जाती हैं आप इकोनॉमाइज़र में, उसके बाद इकोनॉमाइज़र से गैसेस आती हैं यहाँ पे और इकोनॉमाइज़र में आता है फीड वाटर। आपका फीड वाटर जो आपके नहर या कहीं से पानी आ रहा होगा, वो सारा पानी इसमें मतलब हीट होता है। और हीट किसकी मदद से किया जा रहा है? ये आपका ये यहाँ पे सुपर हीटर लगा होता है। ठीक है, तो जो फ्लू गैसेस आपकी बॉयलर से निकलती हैं वो सुपर हीटेड मतलब और हीट किया जाता है। उनके अंदर जो ये समझ लो जो उनको गीली होती है थोड़ा, उनको ड्राई और किया जाता है और ड्राई करके उनको इकोनॉमाइज़र में भेजा जाता है और इकोनॉमाइज़र से फिर बॉयलर में भेजा जाता है। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमेनिंग गैसेस का रीयूज़ करने के बाद हम लोग बॉयलर में फिर भेजते हैं और फिर उससे आप लोग स्टीम जनरेट करते हो। समझ में आया मैंने क्या कहा? बॉयलर से निकली हुई जो रिमेनिंग गैसेस हैं जो बच जाती हैं, जो प्रॉपर्ली ढंग से हीट नहीं होती, जो वेट रहती है, थोड़ा उनको सुपर हीट करके इकोनॉमाइज़र में फिर भेजते हैं और इससे वो गैसेस आती है आपके बॉयलर में फिर से। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से आप रिमेनिंग गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। और फीड वाटर को हम लोग इकोनॉमाइज़र में फ्लू गैसेस की मदद से हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह से रिमेनिंग गैसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम अलग से कोई और गैसेस नहीं ला रहे हैं, वही गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, फीड वाटर जल्दी गर्म हो जाता है, बॉयलर में पहुंच जाता है। आया समझ में? तो इसलिए इसमें क्या है, फीड वाटर को किस लिए यूज़ किया जा रहा है, फीड वाटर की उसमें इकोनॉमाइज़र में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग फीड वाटर को हॉट कर सके फ्लू गैसेस की मदद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपमेंट फॉर 750 to 100 kV लाइन? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट नॉर्मली गैसिंग नहीं उतना हेल्पफुल रहती है, बहुत सारे ऑप्शन है तो समझ नहीं आएगा। सोच लो व्हाट मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है क्लियरिंग में। जब 750 से 1000 kV की लाइन की बोली जाती है तो 45 kV का डिस्टेंस होता है। अगर 1000 से ज़्यादा kV की लाइन होगी तो हम लोग 50 फीट का डिस्टेंस यूज़ करते हैं। अब मान लो 1000 से कम होगा, 750 से 1000, तो हम लोग 45 की यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपका होगा ये 350 से 500 के आसपास होगा, तब हम लोग 25 फीट का यूज़ कर लेते हैं। और जब आपका 350 से कम होगा तो हम लोग 20 फीट
डिस्टेंस यूज़ करते हैं। ये मिनिमम क्लियरिंग डिस्टेंस है जो होना चाहिए। अगर इतनी केवी की लाइन जा रही है तो कम से कम 45 फीट तक का डिस्टेंस रखा जाता है ग्राउंड से, इक्विपमेंट से, ठीक है। और अगर उससे कम है थोड़ा तो हम लोग 45 रख लेते हैं, और अगर 350 से 500 के बीच में है तो 25 रख लेते हैं, और 350 से कम रख रहे हैं तो आप 20 फीट का डिस्टेंस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी रूल, विच टाइप ऑफ पोल इज नॉट यूज्ड, क्वेश्चन पढ़ना, बोल रहा है इज नॉट यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, कौन तरह का पोल नहीं यूज़ किया जा रहा है ओवरहेड लाइंस पे, वो भी किसके अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो वुडन पोल्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेलवे लाइन में भी पोल्स यूज़ किए जाते हैं, कंक्रीट पोल्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब सिलिकॉन पीवीसी पोल ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम लोग पीवीसी पाइपलाइन तो वाला पोल तो हम कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना, तो इस पोल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोल इज रिकमेंडेड फॉर हाईएस्ट स्पैन, हाईएस्ट स्पैन की बात की जा रही है, तो हमारा ओवरहेड लाइन्स में सबसे ज़्यादा स्पैन होता है, तो उस स्पैन में किस तरह की लाइन यूज़ की जाएगी, आपके स्टील टावर्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक। जो हाईएस्ट लाइन होती है आपकी, उसी में हाईएस्ट स्पैन हो रहा है आपका, उसमें आपके कौन सा टावर यूज़ कर रहे हैं, स्टील टावर यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूजिंग मटीरियल, फ्यूजिंग मटीरियल जो होता है आपका, उसमें किस तरह की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं है। अब फ्यूज़ वायर हो गई, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई फ्यूज़ वायर लगा है तो मेन क्या होगा उसका हमारा कि जल्दी मेल्ट हो जाए, तो लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए हाई कंडक्टिविटी होगा। ओमेक लॉसेस कम हो उसमें, ताकि लॉसेस कम हो जाए हमारे, तो ओमेक लॉसेस कम हो गए। अब हाई रेसिस्टिविटी, अगर रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो करंट सप्लाई नहीं करेगा, तो फ्यूज़ वायर किस काम का भाई। अगर तुमने किसी जगह फ्यूज़ वायर लगा दिया कि हम जैसे ही इसमें हाई करंट फ्लो करें तो ये फ्यूज़ टूट जाए और हमारा सर्किट सेफ हो जाए, बट अगर हाई रेजिस्टिव होगा तो आप लो करंट भी पास नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे कहोगे कि वो हाई करंट को रोकेगा, ठीक। तो हाई रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी नहीं होती है फ्यूज़ की, इसको हम एलिमिनेट करते हैं, तो यही आंसर है। जैसे बोला था नॉट रिक्वायर्ड बोला था, याद रखना, नॉट वगैरह पढ़ लेना क्वेश्चन में, रॉन्ग वगैरह, ठीक। आवाज़ पे ध्यान मत देना, थोड़ी आवाज़ ख़राब है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर कैपेसिटर लम्प्ड टाइप, किस लाइन को हम कंसिडर करते हैं कैपेसिटर लम्प्ड टाइप में। लम्प्ड टाइप कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, पहले आप यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, कैपेसिटर लम्प्ड टाइप क्या होते हैं। जो कैपेसिटर 2 तरह से ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर और एक होता है लम्प्ड कैपेसिटर, ठीक। जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, जैसे कि 80 किलोमीटर से कम की बात की जा रही है, तो कैपेसिटेंस अफेक्ट क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि C होता है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। शॉर्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है हम लोग, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगलेक्टिव इफेक्ट में यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ इफेक्ट की बात नहीं करते, क्योंकि हम इसमें थोड़ा कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ठीक। फिर जब हम लोग बात करते हैं 80 से 200 किलोमीटर तक की बात, जब 80 से 200 किलोमीटर तो मीडियम लाइन हो गई, तो उस टाइम हम लोग क्या कैपेसिटेंस लम्प्ड यूज़ करते हैं, लम्प्ड कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो लम्प्ड कैपेसिटर का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत होता ही है। और जब हम 200 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये हाई ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हाई ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि लम्प्ड कैपेसिटर किस में होते हैं, किस तरह की ट्रांसमिशन लाइन में होता है, शॉर्ट में नहीं होता, मैंने बोला नेगलेक्टिव इफेक्ट है कैपेसिटर का, तो उसमें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बचा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसमें ही हम लोग लम्प्ड कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ेंगे। अब आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = एप्सिलॉन A/D हो रहा है, मैम तो कह रही है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसमें तो उल्टा हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में बात करते हैं, शंट की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं 1/C की वैल्यू की बात करी जा रही है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो D की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस का अफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं हम लोग, 1/C की बात कर रहे हैं, शंट कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, सीरीज कैपेसिटर की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें 1/C का फॉर्मूला लग रहा है, और 1/C का फॉर्मूला लग रहा है इसलिए डिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस अफेक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कम डिस्टेंस से कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही है, ठीक। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच इज़ करेक्ट व्हेन द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, जब हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट जब इंक्रीज हो रहा है तो किस पे,
किस पे अफेक्ट हो रहा है ये देख रहे हैं। जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इससे फॉर्मूला होता है जिससे आपको और आसानी होगा, वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम। ठीक, अब डाइवर्सिटी फैक्टर तुम अपने प्लांट का इंक्रीज करो, इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि आप जो सिस्टम है, जो सिस्टम की जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम है, और सिस्टम का डिमांड कम हो रहा है इसका मतलब कि आपकी जो प्लांट की जो कॉस्ट जनरेशन की वो घट रही है। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि किसी एरिया में, इस पूरे एरिया में मैक्सिमम डिमांड 100 थी, ठीक है, इतनी मैक्सिमम है, अगर हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि लोग हैं ना 5 से लेके 100 के बीच के जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, डाइवर्स हो गए हैं, मतलब बहुत सारे तरह के लोड हो रहा है, 100 नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बढ़ रहा है, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या घट रहा है, हम 100 kV वाले लोग कम हो गए हैं, हो सकता है कि 5-50 वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है। डाइवर्सिटी बढ़ रही है इसका मतलब जो प्लांट की ओवरऑल कॉस्ट जनरेशन की वो घट रही है, क्योंकि हमें 100 kV कम जनरेट करना पड़ रहा है, इसलिए कॉस्ट क्या हो जाएगी प्लांट की, कम हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी कॉस्ट प्लांट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हाईएस्ट लाइफ स्पैन। कौन से प्लांट की हाईएस्ट लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन का मतलब किसकी ज़्यादा उम्र होती है, उम्र किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास फ्यूल जो कि ज़्यादा होगी। अब तुम कोल प्लांट की बात करो तो हमको मालूम है कोल घटता जा रहा है, हम लोग सीधे कहते हैं कोल से पोल्यूशन हो रहा है, कोल जो है एनवायरनमेंट में कम बचा है। ठीक है, डीजल प्लांट कितने साल तो पेट्रोल डीजल निकालोगे तुम, ये भी कम हो रहा है। न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूल तो ऑलरेडी कम है अमाउंट में, हम उसकी बात नहीं कर सकते। बच्चा हाइड्रो, एक हाइड्रो या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। सूर्य की एनर्जी बहुत दिनों तक चलने वाली है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लाइफ स्पैन किसका हाईएस्ट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट का। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो जल्दी खत्म, जैसे कोल का एक बार इस्तेमाल हो गया हम उसको रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डीजल का एक बार इस्तेमाल हो गया हम उसको रीयूज़ नहीं करें, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए। ठीक, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ नॉट अ स्टैटिक कंपनसेशन दैट इज़ यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा स्टैटिक कंपनसेशन नहीं है ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करने के लिए। स्टैटिक का मतलब क्या लगता है, स्थिर। ठीक, स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, स्थिर, वो चीज़ जो स्थिर है। अब इसे बोलना है कि कौन सा यहाँ पे टेक्निक हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं जो कि स्टैटिक नहीं है। ठीक है, शंट कैपेसिटर बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये 3 फेज शंट कैपेसिटर की बात की जा रही है जो शंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, VAR कंपनसेटर भी 3 फेज ये शंट कैपेसिटर की बात करता है। सीरीज कंपनसेशन मतलब 3 फेज कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया हमने इंडक्टर के, इसकी बात कर रहे हैं। अब सिंक्रोनस कंडेंसर, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे हैं, SSC JEE वाले भी देख रहे हैं, तो आपको मैंने उस वीडियोस में भी समझाया था सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ स्टूडेंट सॉरी, सिंक्रोनस कंडेंसर मैंने पहले वाली वीडियोस में भी समझाया था। सिंक्रोनस कंडेंसर की बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोटर की बात की जा रही है। जब हमारी मोटर जो है लैगिंग पावर फैक्टर में काम करती है तब वो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करती है। मतलब जब मोटर सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे होती है तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। ये इंप्रूव करता है पावर फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन में। बट ये क्या है, स्टैटिक कंपनसेशन नहीं है, ये डायनेमिक कंपनसेशन। इसमें क्या, मोटर मूविंग है, रोटर घूम रहा है, इसमें कोई स्टैटिक कंपाउंड हमने कैपेसिटर नहीं लगा रखा है। तो ये क्या होगा, एक सिंक्रोनस कंडेंसर है, ये एक डायनेमिक टेक्निक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर। बाकी सारे मेथड जो है सीरीज कंपनसेशन, शंट कैपेसिटर या VAR कंपनसेटर्स, ये सारे आपके स्टैटिक डिवाइसेस में हम एक सिंपल कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जो कि एक स्टैटिक डिवाइस जो कि मूवेबल नहीं है। बट सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, मोटर जब लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है या फिर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है तो वो एक सिंक्रोनस कंडेंसर हो जाती है। ठीक, समझ में आया। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विच इज़ करेक्ट फॉर सिंगल फेज सप्लाई कंपेरिजन टू 3 फेज सप्लाई। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सिंगल फेज सप्लाई के कंपेरिजन टू 3 फेज सप्लाई। ठीक, अब सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई की बात की जा रही है। ठीक, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, जैसे कि सिंगल फेज सप्लाई जो होता है आपका 2 वायर होता है, 3 फेज सप्लाई आपका 4 वायर होता है। ठीक, 230 वोल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग 415 या 615 या 715 वोल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब सिंगल फेज सप्लाई में क्या लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं।
इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन्स जो होती हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वहीं 3 फेज सप्लाई में कॉस्ट घट जाती है, लॉसेस भी घट जाते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो सिंगल फेज सप्लाई ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। आपको पता ही घर में कितनी लाइट आती है, ये तो नॉर्मल सा आंसर होगा। रिलायबल कम होता है, बट 3 फेज सप्लाई रिलायबल होती है। आपने कभी सुना है कि पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट की लाइट चलेगी, पूरा बांधा ठप्प पड़ा है? कभी नहीं सुना होगा। लोकल एरियाज़ में लाइट जाती है, वहाँ पे लोग शंटिंग करते हैं, इसलिए लाइट जा रही होती है। इससे रिलायबल सिंगल फेज सप्लाई कम रिलायबल होती है। ठीक, एफिशिएंसी की बात करें, तो सिंगल फेज सप्लाई की एफिशिएंसी कम होती है और 3 फेज सप्लाई की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक, ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, इनको याद रखना था। क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन इज सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहले पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। लो कॉस्ट ऑफ मशीन सिंगल फेज सप्लाई, मैंने बोला हाई कॉस्ट होता है, गलत हो गया। रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गलत हो गया। ठीक, लो रिलायबिलिटी, ये सही है। रिलायबिलिटी सच में कम होती है सिंगल फेज सप्लाई, घरों में हमारी लाइट कम रहती है, ये रिलायबल नहीं है, एक चीज़ जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये लो रिलायबिलिटी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज अ हार्ट ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट का हार्ट किसे कहते हैं? दिल या हृदय किसे कहते हैं? एटॉमिक पावर प्लांट किस बेसिस पे चलता है? जब उसमें एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं? आपके कूलिंग टावर में नहीं हो रहे, टरबाइन में नहीं हो रहा, स्टीमर में नहीं हो रहे, कहाँ हो रहा है? रिएक्टर्स में हो रहा है। हार्ट क्या हो रहा है? जिससे हमारा चल रही है हमारी मशीन, जिससे हमारा पूरा काम चल रहा है, वो क्या है? रिएक्टर में हो रहा है। रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन चल रहा है, इसलिए इसका आंसर है रिएक्टर। हार्ट पूछा है, हृदय पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। The voltage that appear across the breaking contact at the instant of arc extension. Arc extension मतलब जैसे हमारी आर्क जो होती है वो बुझती है, उस टाइम पे कौन सा वोल्टेज अपीयर होता है? तो ये होता है आपका रीस्टैकिंग वोल्टेज। ये वो वोल्टेज जब आपकी आर्क जैसी एक्सटेंट होती है, उस टाइम पे वोल्टेज अपीयर करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सर्ज अब्जॉर्बर। पूछा सर अब्जॉर्बर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले ध्यान देना, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। सब अब्जॉर्बर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? आप पढ़ो ऑप्शन। डिवाइस टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर ओवर वोल्टेज ट्रांसिएंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। इसका मतलब डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है जब भी बाहर से ओवर वोल्टेज होते हैं या इंटरनल होते हैं। बात सही है, करता है प्रोटेक्ट। ठीक, यूज ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेजेस हाई और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, ये बात भी सही है, प्रोटेक्शन देता है उनसे भी। इंक्रीजेज द स्टीपनेस ऑफ वेव फ्रंट ऑफ सर्ज, इंक्रीजेज द स्टेपनेस, ये गलत है। जो वेव फ्रंट आ रहा है मतलब जब हमारी कोई उसमें कोई इलेक्ट्रिकल ओवर ट्रांसिएंट हो जाता है, तो होता क्या है? वेव फ्रंट की जो जो पीक है वो बढ़ती नहीं है, वो घट जाती है। सर अब्जॉर्बर क्या है? उसकी पीक की एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा है, तो हमारी जो पीक की वैल्यू वेव फ्रंट मतलब जो वेव आ रही है, तरल आ रही है, लहर आ रही है, उसकी जो ऊंचाई है उसको घटाता है, इंक्रीज नहीं करता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। रॉन्ग पूछ रहा था ना, अगला भी पढ़ लेते हैं। सर्च अरेस्टर आर नॉट जनरली डिजाइन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्राइक टू अ कंडक्टर, सही बात है। इसलिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो जो बाहर से लाइटिंग हो रही है उससे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए हम लोग सर्ज अब्जॉर्बर का यूज़ नहीं करते, सिर्फ इंटरनल ट्रांसिएंट फॉर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a part of the circuit that consists of a conductor that melts easily and breaks the connection when the current exceeds the predetermined value। बोल रहा है सर्किट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है कंडक्टर का जिसमें आसानी से कंडक्टर मेल्ट कर जाता है और ब्रेक कर देता है कनेक्शन को जब भी कोई बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगा, तो वो कौन सा होता है पार्ट? फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर ये ऐसी वायर होती है जिसमें करंट, जैसे हम हाई करंट फ्लो करते हैं तो वायर मेल्ट कर जाती है। अब सर्किट ब्रेकर में ऐसा ही होता है, वो तो ओपन होता है। एयर ब्रेक स्विच में भी नहीं होता ऐसा। आइसोलेटर्स तो नो सर्किट पे ही काम करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीवायरेबल फ्यूज़। क्या हो जाएगा? रीवायरेबल फ्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ एन ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट। ये एक थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें 2-3 पॉइंट्स है, आप उसको याद रख लेना। जो डायरेक्शनल रिले होती हैं आपकी ये 3 तरह की होती है, डिस्टेंस रिले कहते हैं। एक तो उसमें होती है इम्पीडेंस रिले, क्या होती है? एक होती है इम्पीडेंस रिले, एक होती है रिएक्टेंस रिले और एक होती है एडमिटेंस रिले, या फिर जिसे कहते हैं मोह रिले। ठीक, अब मैंने तो अपने टाइम पे इसको याद कर लिया था ऐसे, जैसे हमारी रिएक्टेंस रिले जो होती है वो आर से स्टार्ट हो रही है और इम्पीडेंस रिले आई एम से स्टार्ट हो रही है। तो रिएक्टेंस रिले आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब, और इसका अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट, इसका मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होगी।
अब एडमिटेंस रिले ए क्या सबसे छोटा अल्फ़ाबेट होता है, इसका मतलब ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ हो रही होगी। और इम्पिडेंस क्या आई बीच का ए और आर के बीच में आ गया, इसका मतलब ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हो रही थी। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट मैंने अपने टाइम पे इसको ऐसे याद किया क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन जाती है कि रिएक्टेंस रिले शॉर्ट में यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं याद कर रही थी कि रिएक्टेंस आर मतलब बड़ा लेटर है, इसका मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ हो रही होगी। ठीक, अभी समझ में आया। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जैसे जो हमारी जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस रिले यूज़ हो रही है, ये वोल्टेज रिस्ट्रेंड होती है। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए काम कर रही होती है और ओवर करंट रिले होती है। ठीक, और वहीं जो हमारी रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही है, ये डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड होती है, एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगी, और ओवर करंट रिले होती है ये भी। ठीक, वहीं हमारी एडमिटेंस रिले जो कि लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही है, ये वोल्टेज होती है। ठीक, और ये आपकी यूज़ होती है डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट, सॉरी जो मैं बोल रही हूँ वो समझना मैं क्या बोल रही हूँ। इम्पीडेंस रिले ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है, ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट है, और करंट ओवर करंट के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट होती है और ओवर करंट रिले में यूज़ कर रहे हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपकी वोल्टेज रिस्ट्रेंट होती है और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें पूछ रहा है डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट और ओवर करंट रिले। तो डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही है, और ओवर करंट रिले भी, वो कौन सी होगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन। समझ में आया आसान तरीका। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर आपका आंसर, रिएक्टेंस रिले। ठीक, वो रिले जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हो और ओवर करंट रिले भी हो, वो आपकी हो जाएगी रिएक्टेंस रिले। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। एन आइडल वोल्ट मीटर प्रोवाइड्स पाथ फॉर। आइडल वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। अब पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, वो जो करंट वोल्टेज को नापता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इसको हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में लगाते तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इसमें से कम करंट जाए, मिनिमम करंट हो। मिनिमम करंट, इसका अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑलमोस्ट, कोशिश करते हैं मैक्सिमम करंट हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम करंट, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए। ठीक, मिनिमम करंट के लिए बात करा है। अब आइडल एम मीटर की बात करोगे तुम, तो एम मीटर क्या होता है, हम सीरीज़ में लगाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की। ठीक, सीरीज़ में लगा रहे हैं, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम करंट जा रही होगी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये एम मीटर वोल्ट मीटर हो गया। वहीं पे एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को क्या लगाते हैं, हम लोग सीरीज में लगाते हैं, और करंट सोर्स को कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज सोर्स को, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, सीरीज में लगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑलमोस्ट, और पैरेलल में लगा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑलमोस्ट। ऐसे समझ में, एम मीटर वोल्ट मीटर, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में डिफरेंस है, माइनर डिफरेंसेस हैं। ये थोड़ा दिमाग में इनको रिकॉल करते रहो, वरना कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी वॉट मीटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर 6 फेज 6 वायर विदाउट न्यूट्रल वायर सिस्टम। कौन सा हमारा वॉट मीटर जो यूज़ किया जा रहा है, कितने या फिर कितने वॉट मीटर यूज़ किए जाएंगे में 6 फेज 6 वायर विदाउट न्यूट्रल कनेक्शन। एक थ्योरम होती है, उसे कहते हैं ब्लॉन्डल्स थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर हमारा फेज न्यूट्रल वायर कनेक्टेड नहीं है सिस्टम में, तो n-1 वॉट मीटर इस्तेमाल किए जाएंगे, अगर न्यूट्रल वायर नहीं है सिस्टम में। ठीक, और अगर हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है तो n नंबर ऑफ वॉट मीटर्स यूज़ किए जाएंगे। अब इसमें क्या बोला है, विदाउट न्यूट्रल वायर, n-1 मतलब कितने फेज यूज़ कर रहे हैं, 6 फेज 6 - 1 5, इसका मतलब 5 मीटर वॉट मीटर की जरूरत पड़ेगी आपको। आया समझ में, ये ब्लॉन्डल्स थ्योरम है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया लेने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज टू मेजर। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, क्या मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस या फिर लो इंडक्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस 3 तरह से थे आपके, एक लो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हाई था, एक रेजिस्टेंस मीडियम था। ठीक, अब लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 2-3 मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि कैल्विन, कैल्विन यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, एम मीटर वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। अब जब हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मेगर यूज़ करते हैं हम लोग, फिर लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज़ करते हैं। और जब मीडियम रेजिस्टेंस की बात की जा रही है तो मीडियम रेजिस्टेंस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रीडस्टोन ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ओम मीटर यूज़ करते हैं,
ये सारे मेथड है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड पूछ रहा था। लॉस ऑफ चार्ज मेथड काहे में यूज़ किया जा रहा है आपका, हाई रेजिस्टेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई रेजिस्टेंस। मेगा और लॉस ऑफ चार्ज मेथड दोनों मेथड यूज़ किए जा रहे हैं आपकी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल टू मेजर द परफेक्ट कैपेसिटर। परफेक्ट कैपेसिटर को मेजर करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कैपेसिटर मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, सबको याद है शेयरिंग ब्रिज होता है। ये इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा शेयरिंग ब्रिज है या नहीं। हम लोग को सिर्फ शेयरिंग ब्रिज ही याद आता है। कैपेसिटर दो तरीके से मेजर करते हैं हम लोग, एक लॉसी कैपेसिटर मेजर करते हैं और एक परफेक्ट, मतलब कोई कमी लॉस कैपेसिटर में, कोई लॉस ना हो रहा है। और परफेक्ट कैपेसिटर मेजर करने के लिए हम डी शॉर्टी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, और जब लॉसी कैपेसिटर होता है तो हम लोग उसके लिए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग को पता होता है। वो प्रैक्टिकल ब्रिज की बात किया तो शेयरिंग ब्रिज हम लोग हमेशा लॉसी कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और डिसॉर्टी जो मेथड होता है इसमें इंडक्टर कैपेसिटेंस दोनों मेजर करते हैं, उसमें हम लोग अपना आपका जो परफेक्ट कैपेसिटर मेजर कर लेते हैं। ठीक, उसमें लॉसी इंडक्टर मेजर करता है, परफेक्ट कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिसॉर्टी ब्रिज। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे हैं 20 क्वेश्चन मोर बच्चे होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को बच्चों आराम से सॉल्व करिएगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने नए बताए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। एक तरह से रिवीजन वीडियो ही है ये, तो आप लोगों को जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा उतना अच्छा है। ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम पास से सितंबर चल रहा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि और भी आप जैसे स्टूडेंट बेनिफिट ले सके, आपके दोस्त लोग फ़ायदा हो आपसे और अच्छा लगे, उन लोगों को मोटिवेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स।